नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 27 अप्रैल 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज टोटल 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इशू हम डिस्कस करेंगे लाइव मिंट का पाम ऑयल के बैन से संबंधित है। इंडोनेशिया ने हाल ही में पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। इससे इंडिया पर क्या रिपरकशंस होंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदू का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से संबंधित। तीसरा इशू हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का हाल फिलहाल में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। कैसे, क्या कुछ सरकार कर रही है, वो सब चीज़ें। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोट देख लीजिए। स्वामी विवेकानंद का कोट है, देखो वर्ल्ड की वेलफेयर का कोई चांस नहीं है जब तक कि महिलाओं की जो कंडीशन है ना वो इंप्रूव नहीं हो पाती। क्योंकि किसी भी पंछी के लिए ना एक पंख पर उड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए अगर वर्ल्ड की वेलफेयर को सुनिश्चित करना है, अगर ये सुनिश्चित करना है कि पंछी उड़ सके, तो महिलाओं की वेलफेयर को सुनिश्चित करना जरूरी है, महिलाओं की कंडीशन को इंप्रूव करना जरूरी है। तो वुमेन से संबंधित टॉपिक आए तब आप इस स्वामी विवेकानंद के कोट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल एडिबल ऑयल से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, ये इंडोनेशिया है। कंटेक्स्ट ये है, इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर थोड़े समय के लिए बैन लगा दिया है। इंडिया के लिए क्यों रेलेवेंट है? देखो, एडिबल ऑयल के इंपोर्ट के लिए ना इंडिया दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल हो या फिर पाम ऑयल हो। ज़्यादातर एडिबल ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है और इंडोनेशिया पाम ऑयल को एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है। यानी सबसे ज़्यादा जो पाम ऑयल एक्सपोर्ट होता है इंडोनेशिया से होता है। तो इन्होंने ना अभी कुछ समय के लिए पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। मतलब इंडिया अब इंडोनेशिया से पाम ऑयल नहीं परचेज कर सकेगा। तो जाहिर तौर पर इंडिया में एडिबल ऑयल की कमी हो जाएगी और एडिबल ऑयल के जो दाम हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर इंडिया कोई और अल्टरनेटिव नहीं खोज पाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये भी आया होगा कि इंडोनेशिया ने आखिरकार पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर क्यों रोक लगा दी? देखो, उनके वहाँ ना कमी हो गई। इंडोनेशिया में डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए पाम ऑयल नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ समय के लिए एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। अब ये बात सच है, ज़्यादा समय के लिए तो इंडोनेशिया बैन नहीं लगाएगा, जल्दी से खोल देगा। लेकिन बात इंडिया की है, जब तक इंडिया ने जल्दी से कोई और अल्टरनेटिव नहीं खोजा तो एडिबल ऑयल के जो दाम हैं 2 गुना हो सकते हैं। इंडिया में 100% से लेकर 200% के बीच में बढ़ सकते हैं। तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये चिंता की बात है। इंडोनेशिया के बाद में दूसरे नंबर पे हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं मलेशिया से। यानी मलेशिया पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा देश है जो पाम ऑयल को प्रोड्यूस करता है। लेकिन देखो, मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने ना कश्मीर के इशू पर एक कमेंट कर दिया था। उसके बाद से हमारे ना मलेशिया के साथ रिश्ते कोई खास नहीं है। तो यूं कहना कि इंडोनेशिया से हम पाम ऑयल नहीं परचेज करेंगे तो मलेशिया एक विकल्प हो सकता है, इस बात में उतना दम नहीं है। क्योंकि देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रिलेशंस मलेशिया के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री अब वो है नहीं, नए प्रधानमंत्री आ चुके हैं, लेकिन रिश्तों में उतनी गर्माहट नहीं है मलेशिया के साथ में। दिक्कत देखो, एक पता क्या हुई है, सनफ्लावर ऑयल सूरजमुखी का तेल हम ब्लैक सी रीजन से इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन यूक्रेन वार के कारण सूरजमुखी का तेल इंपोर्ट करने में भी इंडिया को बहुत दिक्कत आ रही है। और पाम ऑयल, ये तो देखो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला कुकिंग ऑयल है। और इंडिया में टोटल जितनी एडिबल ऑयल की खपत होती है ना, कंजप्शन होती है, उसमें से 40% तो पाम ऑयल होता है। बाकी दूसरे तेल होते हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल, सूरजमुखी का तेल। और देखो, इंडिया वर्ल्ड के विभिन्न देशों से 8 मिलियन टन जो पाम ऑयल है ना वो हर साल इंपोर्ट करता है। इसके बाद एक बार फिर से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स के बारे में सजेशन दिया जाता है। शॉर्ट टर्म में देखो, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, अब इंडिया को दूसरे अल्टरनेटिव्स खोजने चाहिए। जैसे मलेशिया एक ऑप्शन है, थाईलैंड एक ऑप्शन है, बट मलेशिया के साथ दिक्कत हमने पहले भी डिस्कस की, रिलेशंस खराब हैं। दूसरा, मलेशिया में ना लेबर शॉर्टेज है फिलहाल और इतनी प्रोडक्शन भी नहीं हो रही है पाम ऑयल की, तो मलेशिया गैप को फिल नहीं कर सकता। थाईलैंड से हम थोड़ा बहुत इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन गैप को तो थाईलैंड भी फिल नहीं कर सकता। कुल मिला के सोल्यूशन एक यही बचता है कि इंडोनेशिया के साथ इंडिया अभी फिलहाल ठीक से नेगोशिएट करे कि भैया आप एकदम से एब्रप्टली
बैन मत लगाओ पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर, इससे तो इंडिया में महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, एडिबल ऑयल काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म में तो देखो हम बहुत बार डिस्कस करते हैं, एक पुराना आर्टिकल आपको रिवाइज भी करवाता हूँ कि ऑयल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है ऑयल के लिए दूसरे देशों पर, इस पर तो काफ़ी चर्चा होती है, बार बार हम बात भी करते हैं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी इस्टेब्लिश किए हैं। लेकिन देखो ज़्यादातर एडिबल ऑयल भी हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, इसके लिए डिपेंडेंसी क्रिएट करने के लिए ज़्यादा मीडिया में चर्चा नहीं होती। एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं एडिबल ऑयल के दाम, तो सरकार को ना लॉन्ग टर्म मेजर्स भी लेने चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में हमारी जो डिपेंडेंसी है ना एडिबल ऑयल के लिए दूसरे देशों पर, उसे पूरी तरह से खत्म किया जा सके और कम से कम एडिबल ऑयल के मामले में हम सेल्फ सफिशिएंट हों। एक तरफ हम बात करते हैं कि वीट और राइस हमारे देश में जरूरत से ज़्यादा उगता है और राइस के लिए तो पानी की इतनी ज़्यादा खपत होती है, राइस को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो ये कहा जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा, राइस के साथ साथ हम इतना ज़्यादा पानी भी मुफ्त में दे देते हैं दूसरे देशों को जिसको हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं। तो सरकार को क्रॉप पैटर्न में चेंज लाना चाहिए, तो चेंज लाना चाहिए तो एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन, एडिबल ऑयल वाली जो क्रॉप्स हैं जैसे सरसों हैं, ये सब हम क्यों नहीं उगाते, इसके लिए हम किसानों को इंसेंटिव क्यों नहीं देते, ये क्वेश्चन उठता है। तो अब आप एक आर्टिकल रिवाइज कीजिए एडिबल ऑयल के मामले में सेल्फ सफिशिएंसी से संबंधित। देखो 2022-2023 मार्केटिंग सीजन के लिए सरकार ने रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी को अनाउंस किया। सरकार पहले से विभिन्न क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस कर देती है ताकि फार्मर्स उसी हिसाब से डिसीजन ले सकें कि उन्हें कौन सी क्रॉप उगानी है, कौन सी नहीं उगानी है। और देखने वाली बात यह है कि वीट का जो एमएसपी है ना, वो सरकार ने पिछले साल के अपेक्षाकृत सिर्फ 2% इंक्रीज किया है, जबकि रेपसीड मस्टर्ड का जो एमएसपी है ना, वो सरकार ने पिछले साल के अपेक्षाकृत इंक्रीज किया है 8.6%। इसका मतलब तो साफ साफ ये हुआ ना कि सरकार चाहती है कि किसान जो हैं वो सीरियल क्रॉप्स जैसे वीट, राइस, इनके बजाय जो एडिबल ऑयल वाली क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा उगाएं। इसका रीज़न देखो ये है, हमारे देश में एक तरफ जो ये सीरियल क्रॉप्स है ना, वीट एंड राइस, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब सरप्लस में हैं, जबकि दूसरी तरफ देखो एडिबल ऑयल वाली क्रॉप्स जैसे मस्टर्ड है यानी सरसों हैं, इनको हम इंपोर्ट करते हैं और इनके इंपोर्ट पर हमारा खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। 2020-2021 के फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें, इंडिया ने कितना एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया था? $11 बिलियन, यानी 80,000 करोड़ का एडिबल ऑयल हमने दूसरे देशों से इंपोर्ट किया था। अगर हम एडिबल ऑयल के मामले में सेल्फ सफिशिएंट होते तो हमारी फॉरेन करेंसी भी बचती और हमें एडिबल ऑयल के लिए दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड भी नहीं होना पड़ेगा। देखो हम इतना ज़्यादा एडिबल ऑयल तब इंपोर्ट कर रहे हैं जबकि एडिबल ऑयल के जो दाम है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जुलाई 2020 और जुलाई 2021 है, एक साल में एडिबल ऑयल के दाम 32.5% बढ़ गए हैं। तो इतना सारा पैसा दूसरे देशों को देने से तो अच्छा है ना हमारे देश में एडिबल ऑयल प्रोड्यूस हो और हम सेल्फ सफिशिएंट हो और इसके लिए किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम भी मिले। बट मस्टर्ड की बात पर राइटर देखो एक बात ये बोलते हैं, ये बात ठीक है कि सरकार ने इस साल मतलब 2022-2023 के सीजन के लिए मस्टर्ड का जो एमएसपी है वो 8.6% इंक्रीज कर दिया है। बट दिक्कत ये है ना, सरकार मस्टर्ड को प्रोक्योर नहीं करती है जबकि सरकार वीट को प्रोक्योर करती है। इसलिए वीट उगाना किसानों के लिए सेफ बेट है। उन्हें लगता है कि चलो दाम बेशक थोड़े बड़े हैं लेकिन हमारी फसल सरकार प्रोक्योर तो करेगी। लेकिन मस्टर्ड में सरकार ने एमएसपी तो ज़्यादा इंक्रीज कर दिया लेकिन किसानों को सेफ नहीं लगता। उन्हें लगता है कि दाम बढ़ाने से क्या होता है, अगर कोई खरीदने को तैयार ही नहीं होगा यानी सरकार उसे प्रोक्योर ही नहीं करेगी। ये दिक्कत है। अब पाम ऑयल की बात कीजिए। जब सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया था ना, तो उस अभियान के अंतर्गत 11,000 करोड़ का एक नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम अनाउंस किया था। ये देखो सरकार का एक सही दिशा में बहुत ही अच्छा स्टेप था। ये जो पाम ऑयल की फसल होती है ना, काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी देती है। अगर अच्छी फार्म प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए तो 1 हेक्टेयर में पाम ऑयल की फसल की 4 टन ऑयल की प्रोडक्टिविटी हो सकती है। 1 हेक्टेयर 4 टन ऑयल की प्रोडक्टिविटी पाम ऑयल की फसल की। बट देखो ये जो फसल होती है बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव होती है, काफ़ी पानी चाहिए, ह्यूमिडिटी भी चाहिए। हर मंथ 150 mm रेनफॉल की आवश्यकता होती है और जहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री से 33 डिग्री के बीच में है वहाँ पे
ये फसल ज़्यादा अच्छे से उगती है। नेशनल रीअसेसमेंट कमेटी 2020 ने आइडेंटिफाई किया था हमारे देश में 28 लाख हेक्टेयर का एरिया ऐसा है जो इन कंडीशंस को फुलफिल करता है। यानी हमारे देश में 28 लाख हेक्टेयर का एरिया है जहां पे पाम ऑयल वाली क्रॉप को उगाया जा सकता है। और अभी देखो 28 लाख हेक्टेयर में से सिर्फ 3.5 लाख हेक्टेयर पर पाम ऑयल वाली फसल की खेती हो रही है। तो काफ़ी सारा जो पोटेंशियल है वो अभी यूटिलाइज नहीं हो रहा है, उसे यूटिलाइज करना बाकी है। और ये जो पोटेंशियल यूटिलाइज करना बाकी है, इसमें से देखो 34% एरिया तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में है, खास करके असम में। उसके बाद 19% एरिया आंध्र प्रदेश में है और सबसे लास्ट में 16% एरिया तेलंगाना में है। तो ये जो मिशन सरकार ने लॉन्च किया था NEOMOP, ये देखो 2025-2026 आते आते 6.5 लाख हेक्टेयर और एरिया पाम ऑयल वाली फसल के अंडर लेकर आएगा, जिसमें से 3.25 लाख हेक्टेयर का जो एरिया है वो नॉर्थ ईस्ट का होगा और बाकी जो एरिया है वो देश के दूसरे पार्ट्स में होगा, खास करके तेलंगाना के इरिगेटेड लैंड्स। तो सब कुछ मिला के 2025-26 तक सिचुएशन ये हो सकती है हमारे देश में 1 मिलियन हेक्टेयर यानी 10 लाख हेक्टेयर का जो एरिया है वहां पर पाम ऑयल वाली फसल जो है वो उगाई जा रही होगी। राइटर कहते हैं गवर्नमेंट थोड़ा सा ज़्यादा और बोल्ड हो सकती थी। टारगेट ये हो सकता था कि 2025-26 आते आते 1 मिलियन हेक्टेयर की बजाय हमारे देश में 2 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया है यानी 20 लाख हेक्टेयर का जो एरिया है वहां पर पाम ऑयल वाली जो फसल है वो उगाई जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। तब जाके हम एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन में ठीक ठाक मुकाम हासिल कर पाते। सेल्फ सफिशिएंसी तो देखो अभी भी बहुत दूर है। सेल्फ सफिशिएंसी एडिबल ऑयल के मामले में तब आएगी जब हम टोटल कुल मिला के 45 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया है वो ऑयल सीड कल्टीवेशन के तौर पर डेवलप करेंगे। 45 मिलियन हेक्टेयर बहुत ज़्यादा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम पाम ऑयल की जब बात कर रहे हैं 2025-26 तक सिर्फ 1 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया है ना वो पाम ऑयल कल्टीवेशन के अंडर आएगा। तो हम सभी ऑयल सीड्स कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं। टोटल 45 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया है वो ऑयल सीड कल्टीवेशन के अंडर आना चाहिए, तब जाके हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे। एडिबल ऑयल के मामले में हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। बट देखो जब तक हमारे देश में किसान ज़्यादा फोकस सीरियल क्रॉप्स पर करेंगे यानी कि व्हीट राइस पर करेंगे, तब तक देखो एडिबल ऑयल को सरकार के द्वारा प्रमोट करना मुश्किल है। तो इसके जवाब में सजेशन राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, जैसी सेफ्टी फार्मर्स को व्हीट एंड राइस उगाने में महसूस होती है कि सरकार इसे प्रोक्योर करेगी ही, वैसी ही सेफ्टी एडिबल ऑयल की क्रॉप्स उगाने में भी किसानों को मिलनी चाहिए ताकि किसान बिना डरे एडिबल ऑयल वाली क्रॉप्स को उगा सकें। इसके अलावा उन्हें गुड प्लांटिंग मटेरियल, अच्छी इरिगेशन मैनेजमेंट की टेक्निक्स सिखाना, अच्छी फर्टिलाइजर्स उपलब्ध करवाना या फिर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो भी अच्छी इनपुट्स चाहिए वो मुहैया करवाना, ये सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। वैसे ये जो बातें हैं वो पाम ऑयल के संदर्भ में बोली गई हैं, बट दूसरी जो एडिबल ऑयल वाली क्रॉप्स है ना उनकी अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तब भी आप ये जनरल पॉइंट्स जो हैं वो दे सकते हो। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एडिबल ऑयल से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बिल्कुल बेसिक्स से शुरुआत करते हैं। आपने ना अक्सर हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा, जैसे डाई हार्ड 4 मूवी है, उसमें पूरा का पूरा जो सिटी है ना एक कमांड सेंटर से ऑपरेट होता है। मतलब इस एक रूम से बैठ के आप पूरी सिटी की पावर सप्लाई, पानी की सप्लाई, सब कुछ रेगुलेट कर सकते हो। ऐसा आपने देखा होगा। हमारे देश में ऐसा नहीं होता। हमारा देश छोड़िए, मतलब जो ग्लोबल साउथ है ना, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये सब नहीं होता। खास करके ये डेवलप कंट्रीज़ में देखने को मिलता है कि पूरी की पूरी सिटी आप मैनेज कर सकते हो एक कमांड सेंटर से। लेकिन देखो अब हम उसी रास्ते पर आगे चल रही हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में आपने सुना होगा। देश में 100 सिटीज़ को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य है। उसमें एक कंपोनेंट ये भी है, जिन सिटीज़ को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य है ना, वहाँ पे एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा।
सब कुछ जैसे पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई, पूरी सिटी को मॉनिटर करना, सब कुछ उसी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ऑपरेट होगा। डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा। अभी तक देखो जैसे किसी एरिया में पानी देना है या पानी नहीं देना है, सब कुछ मैनुअली होता है। कोई पर्सन मैनुअली डंडा उठाएगा या फिर नीचे करेगा, पानी रिलीज हो जाएगा और सप्लाई जब रोकनी हो तो उसको बंद कर दिया जाएगा। ऐसे मैनुअली काम होता है हमारे देश में। न्यूज़ ये इसलिए है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की, हमारे जो अर्बन मिनिस्टर है ना, यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि 80 सिटीज़ में तो ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस्टेब्लिश हो चुके हैं। बाकी 20 सिटीज़ में भी जल्द से जल्द हो जाएंगे। और देखो ये जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है ना, 5 बेसिक पिलर्स पे टिके होंगे। सबसे पहले बैंडविड्थ, दूसरे नंबर पे सेंसर एंड एज डिवाइसेस। ये सेंसर और एज डिवाइसेस जो है ना, ये रियल टाइम डेटा जनरेट करेंगे, कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे क्राउडिंग है, कहाँ पे पानी की सप्लाई कम है, कहाँ पे ज़्यादा है। रियल टाइम बेसिस पर डेटा कलेक्ट करेंगे ये सेंसर और एज डिवाइसेस। और कई सारे सॉफ्टवेयर्स होंगे जो एनालिटिक्स का काम करेंगे। मतलब ये वैसे सॉफ्टवेयर होंगे जिनको अगर डेटा दे दिया जाए ना तो वो इंटेलिजेंस जनरेट करेंगे, वो एनालिसिस जनरेट करेंगे। जैसे देखो अब ट्रैफिक का डेटा है, दे दिया कि ए जगह पे ट्रैफिक इतना है, बी जगह पे इतना है। अब वो सारा डेटा किसी सॉफ्टवेयर को दे दिया तो सॉफ्टवेयर फिर ना एनालिटिक्स जनरेट करेगा कि इस एरिया में इस टाइम पे क्राउडिंग ज़्यादा होती है तो कनेक्टिविटी यहाँ पे इंप्रूव की जा सकती है। चौथा पिलर है डेटा स्टोरेज और पांचवा पिलर जो है वो है सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, यानी वो सभी सिस्टम्स जो है ना, सभी पिलर्स हैं, इनको आपस में जोड़ेगा। जितने भी स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं बाकी स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, उनको आपस में इंटीग्रेट करेगा। मतलब पांचवा जो मेन सॉफ्टवेयर है ना, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सॉफ्टवेयर, ये एक प्रकार से पूरी सिटी का ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम होगा। कुल मिला के देखो ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बहुत काम की चीज है। ये छोटी से छोटी चीज बता देंगे कि इस एरिया में एक्सीडेंट्स ज्यादा हो रहे हैं, इस एरिया में क्राइम ज्यादा हो रहे हैं, यहां पर सरकार को कुछ करने की आवश्यकता है। तो बहुत अच्छा एनालिसिस ये करके देगा जिससे सिटी की जो गवर्नेंस है ना वो आसान हो जाएगी। वैसे तो देखो कहा यह जा रहा है सरकार के द्वारा कि ये जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है ना, अर्बन लोकल बॉडीज के साथ मिलकर काम करेंगे। बट देखो बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। कोविड-19 की महामारी आई थी तो इन इंटीग्रेटेड एंड कमांड कंट्रोल सेंटर्स ने जहां जहां पर थे ना, महामारी को कंट्रोल करने में इन्होंने अच्छा रोल प्ले किया था। बट देखो एक्चुअल में राइटर ये कहना चाहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस ये हैं, इनको ना इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ना स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत इंप्लीमेंट किया जा रहा है। मतलब इनकी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जो गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अर्बन लोकल बॉडीज के हाथ में नहीं होगी। तो दोनों के बीच में ना आपस में कंफ्लिक्ट हो सकता है। अर्बन लोकल बॉडीज वाले यूं कहेंगे कि देखो हमसे पावर छीनी जा रही है, तो उनकी ना अपनी अलग शिकायतें होंगी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को लेके। तो कुछ लोग जो ये बोलते हैं कि महामारी के दौरान मिलके काम किया, देखो महामारी के दौरान मिलके काम इसलिए कर पाए थे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एंड अर्बन लोकल बॉडी, क्योंकि उस समय मजबूरी थी। लेकिन जब नॉर्मल सिचुएशन रहेगी ना, तब भी मिलकर काम करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। और देखो अगर अर्बन लोकल बॉडी के साथ इंटीग्रेशन अच्छा नहीं होता है ना इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का, तब तो ये सिर्फ सेंटर बन के रह जाएगा, क्योंकि गवर्नेंस तो असल में फिर अर्बन लोकल बॉडी को ही करनी है ना। तो ये अलग रास्ते पर चल पड़ेगा, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सिर्फ डेटा जनरेट करता रहेगा, वीडियो चलती रहेंगी। क्योंकि दोनों मिलकर काम करेंगे तभी सिटी का गवर्नेंस अच्छा होगा। दोनों अगर अलग अलग रास्ते पर चलेंगे फिर कोई फायदा नहीं है इस्टेब्लिश करने का। फिर एक बात यह भी बोली जाती है, देखो ये जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस्टेब्लिश किए जा रही है ना, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लग रही है। अब यह भी क्वेश्चन उठता है कि एक तरफ तो ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं इतना पैसा खर्च करके, दूसरी तरफ कई सारी सिटीज में ना बेसिक सर्विसेज भी नहीं है, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा। तो क्या ये सही है? मतलब बेसिक सुविधा आप दे नहीं पा रहे हो और दूसरी तरफ आप इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में जबरदस्त पैसा खर्च कर रहे हो। तो ये सारे बेसिक्स हमने डिस्कस किए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल अंडमान एंड निकोबार की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के सिक्योरिटी से इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो पिछले कुछ सालों में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ने ना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन हासिल कर ली है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दो ग्रुप में बटे हुए हैं, अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स। ऊपर देखिए ये है अंडमान आइलैंड्स और नीचे है निकोबार आइलैंड्स। पूरी जो आइलैंड्स की चेन है ना, इसमें 836 आइलैंड्स हैं
जिसमें से 36 आइलैंड्स ऐसे हैं जहां पर परमानेंटली लोग रहते हैं। इन आइलैंड्स को गवर्न किया जाता है यूनियन टेरिटरी की सहायता से, मतलब अंडमान एंड निकोबार अलग से यूनियन टेरिटरी है जिसकी गवर्नेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। बिल्कुल स्पेसिफिक वर्ड्स में बोलें तो ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, क्योंकि यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है ना, लेकिन लोकली तो अंडमान एंड निकोबार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्न करता है इन आइलैंड्स को। यहां पर देखो इंडिया की एकमात्र इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस कमांड है जिसमें तीनों आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्मी भी, नेवी भी और एयरफोर्स भी। ये जो इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस कमांड है ना, ये मैरीटाइम सर्विलियंस करती है इस पूरे रीजन में, क्योंकि देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की पोजीशन आप देखोगे ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ से इंपॉर्टेंट सी लेन्स की कम्युनिकेशन की जो सी लेन्स है ना वो गुजरती हैं। सिंपल भाषा में बोलें तो बहुत से शिप्स गुजरते हैं यहाँ से। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया को ना एक्स्ट्रा EEZ एरिया प्रोवाइड करता है। EEZ मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब देखो जैसे ये है, ये इंडिया का कोस्ट है, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है ना वो इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी EEZ है। यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज है ना उन पर इंडिया का हक है, चाहे वो मेरीन रिसोर्सेज हों या फिर एनर्जी रिसोर्सेज हों। अब कायदे से देखो इंडिया का ये मेन कोस्ट लाइन है, तो इंडिया का जो EEZ एरिया है यहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है ना, ये इंडिया के EEZ एरिया को काफ़ी इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ भी इंडिया का EEZ एरिया हो गया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से बहुत शिप्स गुजरते हैं। तो चाइना जो इंडियन ओशन रीजन में अपनी डोमिनेंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, चाइना को कंटेन करने में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की जो पोजीशन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारी जो फोर्सेस है ना वो पूरे इंडियन ओशन पर नज़र रख सकती हैं। चाइना का कोई शिप आए, कोई एयरक्राफ्ट आए तो सब नज़र रखी जा सकती है उन पर। ये देखो, काउंटरिंग इंक्रीजिंग चाइनीज प्रेजेंस। इसके अलावा और पॉइंट्स को डिस्कस करें स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की। इंडिया देखो वैसे भी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इस पूरे रीजन में, मतलब इंडिया की ट्रेडिशनल पोजीशन है कि आसपास जो भी देश आते हैं उनको इंडिया सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे मालदीव में कू की कोशिश हुई 1988 में, इंडिया ने अपनी फोर्सेस भेजी कू को रोकने के लिए। नेक्स्ट, इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने में मदद करता है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की इंपॉर्टेंस को इंक्रीज करने का भी काम करता है। मतलब इंडो पैसिफिक रीजन में आपको पता है अब इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। यूएस का ध्यान यहाँ पे है, यूएस अपने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की सहायता से चाइना को कंटेन करना चाहता है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो देखो ये है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की काफ़ी ज़्यादा है, बट अभी तक ना इन पर उतना ध्यान नहीं गया है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि इन आइलैंड्स को अगर स्ट्रेटेजिक मिलिट्री हब बनाया जाएगा ना तो ये बात ठीक नहीं लगेगी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को। उनको ये लगेगा इंडिया तो अच्छी पावर हुआ करता था, एग्रेसिव नहीं था, लेकिन इंडिया ने भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मिलिट्री हब इस्टेब्लिश कर दिया है, कल को वो भी हमारे खिलाफ यूज कर सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पर डेवलपमेंट की पेस काफ़ी कम है, इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी भी अच्छे से नहीं है, रोड बिल्डिंग, एयरपोर्ट के लिए आउटस्ट्रिप कंस्ट्रक्शन, इनका काम काफ़ी ढीला है। दूसरे चैलेंजेस की बात करें, ह्यूमन प्रेजेंस काफ़ी कम है, कई कई आइलैंड्स पर बहुत कम ह्यूमन बींग्स रहते हैं, इसलिए नारकोटिक्स यानी ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। फॉरेन वेसल्स के इंट्रोड्यूजन यहाँ पे देखने को मिलती है। बारिश काफ़ी ज़्यादा रहती है, 6 महीने तो बारिश होती रहती है, इसलिए बिल्डिंग नहीं बन पाती, यानी कंस्ट्रक्शन तेज़ी से नहीं हो पाता। बहुत कम कंपनीज हैं ऐसी हैं जो यहाँ पे इन आइलैंड्स पे आके काम करना चाहती हैं, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। आप देखिए मेनलैंड इंडिया से काफ़ी दूर है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब बात करें सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं, ये ज़रूरी है। 2015 में सरकार ने अनाउंस किया था कि इन आइलैंड्स पर मैरीटाइम हब इस्टेब्लिश किया जाएगा, देश का पहला। प्रोटेक्शनिज्म को डिक्लाइन किया है सरकार ने। 2019 में एक नई आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन आई थी, जिसके तहत पोर्ट्स को, हार्बर्स को और जेटीज़ को लैंड दिया जाएगा। इससे इन आइलैंड्स में जो लग्जरियस टूरिज्म है ना वो भी प्रमोट होगा। मैरीटाइम एक्सरसाइजेज यहाँ पे काफ़ी कंडक्ट होती हैं। इंडिया
दूसरे देशों के साथ मिलके, इंडियन नेवी जो है दूसरे देशों की नेवी के साथ मिलके एक्सरसाइजेस कंडक्ट करती है, जैसे थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, इन देशों के साथ मिलके। इंडिया ने नेवल प्रेजेंस अपनी काफ़ी एक्सपेंड की है, जैसे मतलब लद्दाख रीजन में टकराव है ना, आपको याद होगा एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। अगर इंडिया को लगता है कि लैंड पर यानी कॉन्टिनेंटल एरियाज में चाइना अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, तो इंडिया यहां से जवाब दे सकता है, क्योंकि इंडियन ओशन में अभी भी इंडिया की डोमिनेंस है। तो जैसे ही लद्दाख में टकराव हुआ, यहां पर हमने अपनी प्रेजेंस एक्सपेंड कर दी, ताकि वार होता है तो यहां से भी जवाब दिया जा सके। इसके अलावा देखो छोटे छोटे और स्टेप्स भी हैं, जैसे चेन्नई अंडमान एंड निकोबार अंडर सी इंटरनेट केबल, ये इनाग्रेट की गई थी, ताकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर ज़्यादा तेज स्पीड चलने वाला इंटरनेट उपलब्ध किया जा सके। ये इंटरनेट केबल जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के 7 रिमोट आइलैंड्स को आपस में जोड़ेगी, जिनका नाम भी दिया हुआ है स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कोमोरटा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड एंड रेंगेट। नेक्स्ट पॉइंट, कमांडर इन चीफ जो है अंडमान एंड निकोबार कमांड के, इनको पावर दी गई है कि ये तीनों जो सर्विसेज है ना, इनसे मिलिट्री एसेट मांग सकते हैं, और कमांडर इन चीफ को यह भी पावर है कि वो लैंड एक्विजिशन केसेस को हैंडल कर सकते हैं। एडिशनल फाइनेंशियल पावर्स दी गई हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हमने डिस्कस किए जो सरकार की तरफ से लिए गए हैं यहां पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को डेवलप करने के लिए। और क्या करना चाहिए, यहां पे थोड़ा माइग्रेशन एंकरेज करें कि लोग यहां पे जाके रहें। सरकार यहां पे टूरिज्म को प्रमोट कर सकती है। स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को इस्टेब्लिश करना चाहिए, ताकि इंडियन नेवी का और दबदबा हो इस पूरे रीजन में। दूसरे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ कोऑपरेशन को इंक्रीज किया जा सकता है, जैसे पोर्ट विजिट हो, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके, इनके वेसल्स के द्वारा यहाँ पर आसियान कंट्रीज से भी एंगेज किया जा सकता है। ये हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी मदद करेगा। वैसे भी हमें हमारे ईस्ट में जो देश हैं उनके साथ संबंधों को मजबूत बनाना है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।